हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपका दोस्त एक बार फिर आपके सामने आया हूं। कैसे हैं आप लोग? मेरा विश्वास है आप लोग मस्त होंगे, हर तरह से अपने जीवन को चला रहे होंगे और भगवान आपके ऊपर सारी दयाएं रखे। मैं नवरात्रि के अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आपके परिवार के लोगों के साथ हैं। और हम चल रहे थे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के ऊपर, चुनाव का बात कर रहे थे, संविधान के ऊपर बात करी, ये सब बात करी। अभी आप एक चीज़ देखिए कि ये चुनाव जो हमारे चालू हुए थे, सबसे पहला चुनाव जो है 1952 में कंप्लीट हुआ था। 1951 में वोट पड़े थे पहली बार पहली सभा पे, और उसके बाद 1952 में प्रक्रिया कंप्लीट हुई। उसके बाद से अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हम लोग 17 चरण पार कर चुके हैं, मतलब 17 लोकसभाओं का गठन कर चुके हैं। 18वीं लोकसभा का गठन करने जा रहे हैं। अब इस बीच में जिस स्टेज से हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गुजरा है, उसकी थोड़ी छोटी सी झलक मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ। क्या है कि आज़ादी के 76 साल बाद 18वीं लोकसभा चुनाव की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो मौका है विश्व की सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र की चुनावी यात्रा पर नज़र डालने का। 98 करोड़, लगभग 96.8 करोड़ मतदाताओं वाले भारत का चुनावी लोकतंत्र कई यात्राओं से होकर गुजरा है और इसने कई मील के पत्थर पार किए हैं। जरा एक बार हम इनको देखें तो 2019 जो पिछली लोकसभा चुनाव हुए थे, पहली बार ऐसा हुआ कि महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को वोट के मामले में पीछे ढकेल दिया और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो ईवीएम के जरिए पेपरलेस चुनाव करवाता है। अभी 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाने के साथ साथ स्वतंत्र भारत की चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। 4 महीने के बाद पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की नियुक्ति हुई। सुकुमार सेन जी ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए उन्होंने जो है बहुत एक्टिवनेस दिखाई और अप्रैल 1950 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अस्थाई संसद द्वारा पारित भी किया गया। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1951 1951 से 21 फरवरी 1952 68 चरणों में चुनाव हुआ था। 68 चरणों में सोचिए क्या दुरूह स्थितियां थीं। ऐसी स्थितियां थीं कि लोग पोलिंग बूथ पे सरकारी मशीनरी पहुंच नहीं पाती थी, सड़कें नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं सर्दियां इतनी ज़्यादा थीं, कहीं गर्मियां इतनी ज़्यादा थीं कि आप ये समझिए कि सबसे पहले इलेक्शन मैंने उन जगहों पे पढ़वाए हैं जहां पर बर्फबारी और ये सब होते थे दिसंबर के महीने में। उसके बाद हम एकदम शांत बैठ गए, उसके बाद फिर प्रक्रिया चालू हुई। तो उस समय क्या था कि 489 सीट थी 1991 में। 53 राजनीतिक दल थे। देखिए राजनीतिक दल तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहे
और कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा रहे। पहली लोकसभा में भी कैंडिडेट्स अच्छे खासे थे, 1900 के आसपास थे। 533 तो निर्दलीय ही थे। उस समय देश की जो आबादी थी वो 36 करोड़ 10,88,090 के आसपास थी, जिसमें 70 करोड़ 32,12,343 मतदाता रजिस्टर्ड थे। पहली लोकसभा में 45.8 मतदाताओं ने वोट डाला था। पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें ली थी आउट ऑफ 489, और उससे लेके 1991 से 51 से लेके 52 से लेके पहली उससे लेके और 77 तक लगातार जो है कांग्रेस का ही कब्जा बना रहा। तो पहले चुनाव आयोग से जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा कर कैसे लिया, तो उन्होंने कहा ये आस्था का कार्य है, चुनाव को आस्था का कार्य बताया। अभी क्या हुआ कि जब सन 77 में पार्टियां पहले भी थी, नो डाउट, लेकिन 77 में जब ये कांग्रेस कमजोर हुई तो अन्य पार्टियां भी उभर के सामने आईं। तो कांग्रेस के इतर राजनीतिक दलों का जन्म भी हुआ। देखिए, सबसे पहला जन्म तो 1951 के पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का सिलसिला आगे चलता तो रहा, लेकिन कुछ दशकों में नई राजनीतिक संरचनाएं भी उभरी। 1952 के चुनावी मैदान में उतरे 14 दलों में 4 ने अपनी राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रखा। इन दलों में कुछ के संस्थापक नेहरू सरकार के मंत्री भी थे। अच्छा, नेहरू के अंदर ये चीज थी, सन 51 में जब देश स्वतंत्र हुआ था तो नेहरू जी ने सभी को जोड़ के सरकार चलाने की कोशिश की, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, BR अम्बेडकर भी थे, जबकि ये तो दूसरी पार्टियों से लड़े हुए चुनाव थे, हारे हुए लोग थे, फिर भी लिया उन्हें। तो हाँ, कुछ दलों के संस्थापक नेहरू सरकार के मंत्री भी थे, जिन्होंने अपने दल बनाने के लिए इस्तीफा बाद में दे दिया। जैसे उसमें सबसे पहले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जो है बीजेपी डाली 1980 में। बीजेपी न केवल 2 बार केंद्र में आ चुकी है, बल्कि इसका दूसरे किसी भी दल के मुकाबले सबसे अधिक राज्यों में शासन है इस समय। स्वतंत्र भारत में जन्मी पार्टियों में कुछ की किस्मत ठीक नहीं रही, कुछ वर्षों से ही उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया। जैसे विनायक दामोदर सावरकर, नाथूराम गौडसे की अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसको कभी वोट नहीं मिला, कभी सीट नहीं मिली। हिंदू महासभा की तरह हरिनंद स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय रामराज परिषद हिंदू राष्ट्र की वकालत की थी। 1951 में उसकी 3 सीटें आई थीं, लेकिन उसका इसके बाद BJS में विलय हो गया। महान स्वतंत्रता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी एक पार्टी थी, भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, का वजूद कई बार टूट के बाद आज भी बचा हुआ है, बची है पार्टी, टूटी है बहुत बार लेकिन बची है। तो ये जो है 1992 में 4 सीटें आई थी। पंजाब में लंबे समय तक प्रभावी पार्टी बनी रही, हालांकि पिछले कुछ चुनावों में उसका तेज राजनीतिक क्षरण हो रहा है। आज तारीख में भारत के 6 राष्ट्रीय दल, 54 क्षेत्रीय दल और 2500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। आज की जो स्थिति है वो ये स्थिति है, 54 क्षेत्रीय दल हैं। वो मैं बता सकता हूं, लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए बताऊंगा नहीं। देखिए, एक पार्टी बनी थी भारतीय जनसंघ, जो 1980 में BJP बन गई। ये भारतीय जनसंघ 21 अक्टूबर 1991 को जनसंघ की स्थापना की गई थी। CPI पहले से ही चल रही थी,
लेकिन सीपीआई ने पहले लोकसभा में अच्छे खासी सीटें ली थीं, करीब सीटें 16 थीं, लेकिन 60 में आते आते सीपीआई भी बट गई दो धड़ों में। सीपीआई मार्क्सवादी धड़ा मजबूत हो गया। 2004 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का समर्थन भी किया था, और अभी इंडिया गठबंधन जो अभी बना है उसमें भी ये शामिल है। केरल में सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व करता है, बिहार में नीतीश कुमार के गठबंधन का हिस्सा है, तमिलनाडु में डीएमके सरकार का समर्थन करता है। तो अभी इसकी जड़ें बरकरार हैं। एक होती थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो BR अम्बेडकर जी ने बनाई थी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को रिवाइव किया, जिसने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। धीरे धीरे कर 50 धड़ों में बढ़ चुकी है। एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, आचार्य कृपलानी जी ने बनाई थी। किसान मजदूर प्रजा परिषद और जयप्रकाश नारायण एवं राम मनोहर लोहिया की समाजवादी पार्टी के आपसी विलय से निर्मित बाद में बनी कई पार्टियों में PSC के नेता बिखर गए। फिर अखिल भारतीय हिंदू महासभा, मैंने कहा जैसा कि वीर सावरकर जी गॉडसे ने बनाई थी। अखिल भारतीय रामराज परिषद जो कलपात्री जी महाराज ने बनाई थी 1991 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। एक थी RSP, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, कई बार टूटी, अभी बंगाल और केरल के कुछ हिस्सों तक प्रभावित है। एक थी श्रोमण अकाली दल, ये 1952 के चुनाव में 4 सीटें जीती थी, और ये क्षेत्रीय पार्टी थी, और ये पार्टी जो है अभी भी जीवित है। एक झारखंड पार्टी और बनी, कई विधानसभा चुनाव में भाग लिया, झारखंड अलग राज्य की मांग की, कई वर्षों तक बिहार में कांग्रेस की प्रमुख विरोधी पार्टी रही। तो ये थी पार्टियों की स्थिति। अब मैं कहता हूं कि महिलाओं ने क्या किया। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि महिलाओं का वोट परसेंटेज पुरुषों के वोट परसेंट से हर हमेशा कम ही रहा, जिसको आप देख पाएंगे हमारे अगले वीडियोस में, जिसमें मैं 1951 से लेके और 2019 तक के चुनावों की टैली आपको बताऊंगा एक फॉर्मेट के रूप में। लेकिन 1997 में 1957 में, मैं 97 बोल देता हूं, 1957 में ECI ने एक सार्वजनिक अभियान चालू किया और महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपना पूरा नाम बताना चालू किया। पहले क्या होता था, महिलाएं नाम ही नहीं बताती थीं। वे या तो किसी के पति का नाम ले देंगी, अपने पति का, या अपने बेटे बेटी का ले लेंगी। पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा थी, महिलाएं बड़ी दबी कुचली हुई थीं। तो महिलाओं को उबार कर लाने की जिम्मेदारी कुमार सेन ने उठाई, और 1957 में उन्होंने महिलाओं को अच्छी खासी वोटिंग भी करवाई। वोट भी प्रतिशत बढ़ा उनके कारण से। महिलाओं को मतदान केंद्र तक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक उन्होंने किया कि शौचालय और क्रेच की भी सुविधा वहाँ पे मुहैया कराई जहाँ पूलिंग स्टेशन थे। मतलब महिलाओं को आगे लाने की वकालत बार बार होती वही रही है और प्रयास भी होते रहे, और महिलाएं अब भगवान की दुआ से आगे भी आई हैं। 2019 में तो आपको आश्चर्य होगा कि महिलाओं की जनसंख्या वोट डालने की पुरुषों की जनसंख्या से 1.7% आगे थी। उन्होंने 67 पॉइंट समथिंग वोट डाले थे। अभी अच्छा, उन्होंने क्या किया, इसके लिए जो है महिला मतदान केंद्र भी बनवाए थे। 1957 की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने जो है महिला कर्मचारियों की नियुक्ति भी की थी ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें। बस 1962 में महिलाओं के मुकाबले 16% ज़्यादा पुरुषों ने मतदान किया था। आप सोच लीजिए 1962। और 2004 के लोकसभा चुनाव में जनसंख्या घट के कितनी रह गई, 8.4। मतलब लगातार घटती चली जा रही है। 2014 में घट के रह गई 1.8
60% और 2019 के लोकसभा चुनावों में तो कमाल ही हो गया। इस चुनाव में महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को पछाड़ दिया और पिछले लोकसभा चुनावों में 67% से अधिक महिला मतदाताओं ने मतदान किया। तो अब आप ये सोचिए कि 1962 में 16.71% अंतर होते होते जो महिलाएं कम वोट डालती थीं पुरुषों से 16.711%, वो 2019 में आते आते पुरुषों के मुकाबले 0.17% ज़्यादा महिला मतदाताओं ने वोट डाला। कितनी बड़ी बात है। 1971 के चुनावों के बाद से महिला मतदाताओं में 235.72% की वृद्धि हुई है। मतलब पहले अगर 1971 में एक महिला वोट डालती थी तो आज महिलाएं वोट डालती हैं 235। आज की स्थिति यह है कि हर एक राजनीतिक दल महिलाओं को बड़ा वोट बैंक मानता है। इस कारण उसके चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए विशेष ऐलान किए गए हैं। तो महिलाओं का अपलिफ्टेशन सबसे बड़ी बात। अब भी धीरे धीरे आसान होती जा रही है चुनावी प्रक्रिया। पहले क्या होती थी, बैलेट बॉक्स होते थे, बैलेट पेपर होते थे, सील लगाई जाती थी चुपके से। अभी क्या है, अभी ईवीएम आ गई हैं। पहले चुनावों के चरण कई दिनों में होते थे क्योंकि पुलिस को पहुंचाना, ये करना वो करना, मोटरेबल रोड्स नहीं थी, ये नहीं था। अब वो भी संभव हो पाया है। अभी चरण जो है 7 चरणों में चुनाव हो जाता है 543 लोकसभा सीटों का। 50 दिन के भीतर खत्म होने लगे हैं चुनाव। तो मतलब ये काफ़ी कुछ हमारी जो है चीज़ें बदली हैं और पारदर्शिता भी बढ़ी है चुनाव में। लोगों मतदाता सूची तैयार करने से लेकर उसके संशोधन, मतदान केंद्रों की मैपिंग और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तक चुनाव आयोग लगातार नए नए कदम उठा रहा है। और इस सिलसिले में तकनीक की भी भरपूर मदद ली जा रही है। अभी तो तकनीकी होने लगेंगे, देखना थोड़े दिन बाद। अब बहुत जल्दी, मतलब मेरे समझ में 20 साल के बाद ये चुनाव टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हो जाएंगे। और अभी तो जो है चुनाव आयोग ने ये भी कह दिया है कि आप घर बैठे वोट डाल सकते हो। मतदातियों, पहले क्या होता था, पेटियां लूट ली जाती थी, फर्जी मतदान होता था। इन सबको रोकने के लिए उसने ईवीएम कर दी। स्याही का उसने शुरू से उपयोग किया और ऐसी स्याही का जो मिटती नहीं है, कम से कम 3-4 महीने रहती है। और ये 1962 में इसका प्रयोग किया गया था। बैलेट से ईवीएम तक आ गए हम, ठीक है ना। इसके अलावा भ्रष्टाचार रोकने के लिए और पैसा बर्बाद करने के हित के लिए भी उसने चुनाव आयोग ने काम किए हैं, उसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई हैं। देखिए, अब ये बात दूसरी है, दीगर है कि राजनीति में बाहुबलियों का इजाफा हो गया है, पैसा वालों का इजाफा हो गया है, जो एन प्राण किसी तरह से पैसा बर्बाद करके सीट को हथियाना चाहते हैं और माननीय बन के कुछ नीतियां अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो चलता है। चुनाव आयोग कहता है कि भाई हमारा खर्चा 72 रुपये होता है। दूसरी एजेंसीज कहती हैं, जो भारत की एजेंसीज हैं, सेंट्रल मीडिया फॉर क्या है वो, जो भी है CM ऐसा, वो कहता है कि नहीं 700 रुपये पर वोटर आता है खर्च। तो ये तो अपने अपने अलग अलग आकलन हैं। लेकिन विधानसभा इलेक्शंस में जो खड़े होंगे कैंडिडेट, उनके लिए एक लिमिट भी निर्धारित करी गई है जो 90 लाख रुपए है, 95 लाख रुपए है इस समय। लेकिन वो बात दीगर है कि वो उसमें पहले के और अंत के जो है कैलकुलेशन नहीं होते हैं, उसमें भी तमाम लफड़े हैं, लेकिन किया है उसने। लेकिन चुनाव में अभी भी हमें बहुत लंबा जाना है। चुनाव का जो हमने सफ़र तय किया है, इतना सब कुछ कर लिया है, इसके बाद भी
हम में बहुत लंबा जाना है। चुनाव आयोग की तरफ से पारदर्शिता और सहजता सुनिश्चित करने की दिशा में इतने उपायों के बावजूद अदालतें अक्सर मतदाताओं की ओर से हस्तक्षेप करती रही हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में उन नागरिकों के लिए अलग से कर उपरोक्त में कोई नहीं नोटा देने का आदेश किया है। अदालतों ने मतदाता जागरूकता सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर ही प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनावी हलफनामे में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी पड़ती है। तो देखिए, मशीनरी लगी हुई है, गवर्नमेंट मशीनरी लगी हुई है, लेकिन दूरस्थ मतदान या एनआरआई मतदाताओं के विकल्प के जरिए प्रवासी मतदान सुनिश्चित करने के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए। इसी तरह आदर्श आचार संहिता जो 1962 के बाद लगने लगी थी, चालू है, फिर भी नफरती भाषणों, वोट खरीदने के चलन, चुनावों में धनबल के प्रयोग जैसी कुरीतियों पर लगाम नहीं लग पाई है। चुनाव चिन्ह 1968 के अदालती आदेश और 1985 के दल बदल विरोधी कानून ने पद के लालच में दलदल की बुराई बनी हुई है। अब इसमें निर्वाचन आयोग, विधि आयोग, सरकारों और अदालतों ने इलेक्शन सिस्टम में धनबल के उपयोग से लेकर अपराधीकरण तक, क्राइम जैसे पहलुओं में ज़्यादा पारदर्शिता लाने की सिफारिशें की हैं। इस दिशा में बहुत कुछ हासिल हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। चुनाव सुधार की सूची में अभी 50 से सिफारिशें हैं जो निर्वाचन आयोग साल दर साल हर साल सरकार को भेजता है। अब सरकार उसको क्यों नहीं कर पा रही है इम्प्लीमेंट, ये तो सोचना सरकार का काम है। लेकिन इतना निश्चित होना चाहिए कि वोट देने का अधिकार तो सभी को है, वोटों की भागीदारी अच्छी खासी होनी चाहिए, महिलाओं की भी, पुरुषों की भी, और पारदर्शिता चुनाव में लानी चाहिए। और संसद में ये जो गुंडे जाते हैं, जो गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, जो बड़बोले लोग जाते हैं, ऐसे लोगों पर भी कुछ अंकुश लगाना चाहिए। नियम इनके लिए भी बनाना चाहिए, मतदाताओं के लिए भी बनाना चाहिए, और सांसदों और सरकार के ऊपर भी न्यायपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन उसमें होता ये है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, अगर आप न्यायपालिका को ज़्यादा स्वायत्तता दे दोगे तो न्यायपालिका भी कुछ न कुछ कभी न कभी गड़बड़ करती रहती है। जब अभी ऐसा मैं स्वामी रामदेव जी के केस में देख पा रहा हूँ। ऐसा ही मैंने जो है एक केस में और देखा था, जहाँ भूलें होती रही हैं। कभी कभी जो है आतंकवादियों के लिए भी खुल जाती है रात में कोर्ट, कभी जो है बेईमान भ्रष्टाचारियों के लिए, तेस्ला गायकवाड़ कौन थी उसके लिए भी खुला था, और कभी कभी अच्छे लोगों के लिए भी नहीं खुलती है। तो इन सारी चीज़ों को अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है। लेकिन फिर भी इतना तो हुआ है कि संविधान के निर्माताओं ने जो सोचा था धीरे धीरे उस पर अमल हो रहा है, और इस प्रक्रिया को और मजबूत होते होते अभी कम से कम 20 साल और लगेंगे। 20 साल बाद हमारी प्रक्रिया जैसी ये हो जाएगी, हम सबसे बड़ा शक्ति होंगे इस देश की। शक्ति नहीं होंगे, आध्यात्मिक शक्ति होंगे, वैचारिक शक्ति होंगे, सांस्कृतिक शक्ति होंगे, और टेक्नोलॉजी की शक्ति हमारे पास होगी। लेकिन हम किसी भी देश के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, उन पे कोई आक्रमण नहीं करेंगे, उनकी संस्कृतियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम धर्मगुरु बनेंगे। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गणराज्य।